हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर, जो कि ओवर द वीकेंड करंट अफेयर है। एंड आपको ये भी पता है कि ये बहुत शॉर्ट होता है बिकॉज न्यूज़ बहुत कम फ्लो होता है ओवर द वीकेंड। सो 13th एंड 14th नवंबर 2022। सो 14th नवंबर इज a special day, right? 14th November is the day of children, right? It's known as Children Day. हम जब छोटे थे हमको बहुत विश आया करता था कि हैप्पी चिल्ड्रंस डे, बट शायद आज वो कम हो गया। बट सी, एज ए टीचर मेरे लिए तो आप स्टूडेंट और चिल्ड्रन ही हो, चाहे आप बैंक में काम करते हो या चाहे आप कहीं पे भी काम करते हो, राइट? प्रोबेबली यू आर सेटल्ड इन योर लाइफ, but still, as a teacher you are children. So my dear children, happy children's day to you. तो शुरू करते हैं इससे आज का हमारा करंट अफेयर। बट बिफोर आई बिगिन, है ना, चिल्ड्रन डे पे ऐसा तो मैं हर दिन आपको रिमाइंड करता हूँ, बट आज विशेष तरीके से बताता हूँ कि आप एक टीचर की बात को मानो। आप पीडीएफ को डाउनलोड करो, बीपीडीएफ को डाउनलोड करो, बिकॉज बिलीव मी, रिविजन इज गोइंग टू सेल यू थ्रू। ठीक है? एक जो नदी होता है ना, उस नदी को पार करने के लिए एक बेसिक चीज चाहिए। वो है एक छोटा सा नाव, और आप पार कर लोगे, राइट? एक छोटे से नदी में आप बहुत बड़े शिप का कोई काम नहीं है। तो वैसे ही आप ये जो एग्जाम्स देते हो ना, ये एग्जाम्स में आपको वो छोटे से नाव को फॉलो करना है। प्रोबेबली दैट डजंट लुक गुड इन फ्रंट ऑफ ए क्रूज शिप, बट दैट नाउ कैन सेल यू थ्रू। एक एक आपने शायद वो टाइटैनिक मूवी देखा होगा। जब टाइटैनिक जैसे जहाज डूब गया था, तो जो लोग बचे थे वो लोग वो छोटे से नाव के सहारे बचे थे। तो ये जो छोटा सा नाव है ना, यही है आपका रिवीजन, राइट? तो आप आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, किसी भी स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? आप इंफॉर्मेशन के पीछे भागते हो बहुत ज्यादा, है ना। एक दो सोर्स, तीन सोर्स भी आप फॉलो कर लेते हो। जहां कोई टीचर मिल जाए पूछते हो जीए की तैयारी कैसे करें, कैसे करें। लेकिन जो बेसिक चीज आपको भी पता है और आपने अपने जिंदगी में फॉलो किया है उस चीज को स्कूल्स में, कि आपने रिवाइज किया है, उस चीज को आप क्यों भूल गए हो? सो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे इन चिल्ड्रंस डे टेक ए प्लेज कि आप टीचर की बात मानोगे। आप सोर्स फॉलो करो, देखो तीन सोर्स भी फॉलो करो, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपको वो तीन सोर्स रिवीजन करने के लिए टाइम होना है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है? सो फॉलो वन सोर्स सेकेंडरी एंड वन प्राइमरी सोर्स। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप वर्किंग हो, तो एक सोर्स से ज्यादा तो जाओ ही मत। आप कंप्लीटली कैन रिलाई ऑन बीपीडिया और रिवीजन करो, बिकॉज रिवीजन इज गो व्हाट will act as this small ship which will sail you through. सो बहुत हो गई ज्ञान की बातें। अब देखते हैं सबसे पहला न्यूज़, वो है लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है? देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? ये तो 2030 तक सब देशों को पूरा करना है, राइट? तो नीति आयोग तो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रहा है ना कि इसको और लोकलाइज किया जाएगा एट ग्राम पंचायत लेवल। तो प्रोबेबली काम तो अच्छा होगा, बट कैसा काम होगा, कितना काम होगा, ये तो समय ही बताएगा। A 3-day national workshop on localization of sustainable development goal in ग्राम पंचायत। तो फिलहाल के लिए न्यूज ये है कि एक 3 दिन का नेशनल वर्कशॉप हुआ है, दैट्स इट। अब इसका थीम कहाँ पे क्यों हुआ है, इस चीज को थोड़ा सा डीपली समझते हैं। जो थीम है वो पोवर्टी फ्री एंड एनहेंस्ड लाइवलीहुड ग्राम पंचायत इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग, कब है? 14 to 16 नवंबर, जो कि आज से शुरू हो रहा है, आज से ठीक 2 दिन तक चलेगा, 16 नवंबर को एंड होगा। कहाँ पे हो रहा है? ये CIAL कन्वेंशन सेंटर, कोची, केरला। तो ये तीन चीज आपको याद रखना है, एक तो थीम, डेट एंड कहाँ पे हो रहा है, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू दैट इज हैपनिंग ना। तो आपको याद करना होगा ये। अब इसका ऑर्गेनाइजर कौन है? ऑर्गेनाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन कोलैबोरेशन विद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ केरला एंड केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, त्रिशूर, केरला। तो ये जो ना केरला से शुरू हुआ है, करेक्ट? तो ये सारा चीज को आपको ध्यान देना है। अब अगर हम वाई की बात करें, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो ये तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आप मेरी बात सुनो। एक है मार्जिनलाइजेशन, एक है लाइवलीहुड, एक है बिल्डिंग रिसिलियंस ऑफ वर्नेबल कम्युनिटीज। देखो, सिंपल सी बात है, मार्जिनलाइजेशन का मतलब ये है लोगों को एक एक इक्वलाइजेशन और एक सेफ्टी नेट मिले, राइट? मतलब कुछ रूरल इंडिया में लोग हैं, देखो, जो आप में से कुछ लोग होंगे जो मेट्रो सिटी में पले बड़े हो या टीयर 2 सिटी में पले बड़े हो,
उनको समझने में थोड़ा सा इशू आएगा, राइट? बिकॉज देखो, जो चीज रूरल इंडिया या टीयर 3 सिटीज से जिन लोग आते हैं ना, वो लोग चीजों को अपने आंखों से देखे हैं, तो वो दे कैन कोरिलेट बेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप चीज को समझो, मार्जिनलाइजेशन का मतलब ये है कि कुछ रूरल इंडिया में ऐसे लोग हैं जो मतलब दिन के इनकम में ही खाते हैं, दे डोंट हैव एनी सेविंग। दिन का 100 रुपए कमा रहे हैं सुबह सुबह, तो वो 100 रुपए का वो बाजार लेके आ रहे हैं, नेक्स्ट दिन उसको खा रहे हैं। तो दिस इज देयर लाइफ, मतलब उनके लाइफ में कोई सेविंग नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कल के दिन में उनको कोई बीमारी हो गया तो इलाज का पैसा भी नहीं है, उनको सिर्फ गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज है वही से उनको मदद मिलता है, उसके बाहर तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल की तरह होता है उनके लिए। सो उनको एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना है ना, उनको मनरेगा के थ्रू एम्प्लॉयमेंट देना, उनको मतलब एक एक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? तो एक बेसिक सर्विस देना, सिंपल सी बात है। अब अगर हम लाइवलीहुड की बात करें, अगेन लाइवलीहुड में सबसे पहले देखो प्रॉब्लम क्या आता है ना, आइडेंटिफिकेशन। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के लिए चैलेंज ये हो जाता है कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो नहीं पाता है। सो अभी देयर आर मेनी गवर्नमेंट स्कीम जिसका आइडेंटिफिकेशन एट पंचायत लेवल होता है, तो पंचायत लेवल पे ना करप्शन कम होता है, और वो ठीक से, बिकॉज एक छोटा सा एरिया, फॉर एग्जांपल देयर इज अ विलेज ऑफ ओनली लेट्स से 50 फैमिलीज, ठीक है, प्रोबेबली वहां सिर्फ 10 लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो सॉरी, जो ये पंचायत के मुखिया है एग्जाम्पल, वो इनको आइडेंटिफाई करते हैं, एंड वो सिर्फ मुखिया नहीं रहते, वो पूरा पंचायत इन इन 10 फैमिली को आइडेंटिफाई करके देता है। तो वहां पे करप्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, बहुत ही मिनिमम, और ये एकदम एक्यूरेट होता है। अब आप सोचो, एक डिस्ट्रिक्ट के अंडर में ऐसे कई सौ विलेज हैं, अब एक डिस्ट्रिक्ट से इस चीज को मॉनिटर करना वुड बी लिटरली टफ, एंड हो सकता है इन 10 में से कुछ फैमिली छूट जाए, या कुछ ऐसे फैमिली इंक्लूड हो जाए जिनको एक्चुअली वो एम्बिट में नहीं आना चाहिए, राइट? तो लाइवलीहुड इससे बेटर होगा लोकलाइजेशन से। देन बिल्डिंग रेसिलेंस, तो बिल्डिंग रेसिलेंस से आई थिंक बाकी तो क्लियर ही है कि उनको जो नेचुरल डिसास्टर है या जो सडन शॉक के हिसाब से ह्यूमन बीइंग को आता है, वो सारी चीजों से उनको बचाना। ठीक है, जैसे बिल्डिंग रेसाइलेंस का आप सीधा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे पुरी, ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है, इट्स ए पिलग्रिमेज प्लेस। तो यहाँ पे साल में एक आध बार तो कोई तूफान आता है, वहाँ के जो कोस्टल लोग हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब रिलोकेट करना पड़ता है, उनका घर टूट जाता है, उसके बाद भी वो वहाँ सेटल होते हैं। देर इज अ रीजन टू इट, क्योंकि उनका जो इकोनॉमी है वो कोस्टल बेस्ड है, मतलब या तो वो फिशिंग जॉब में इन्वॉल्व है, मतलब कुछ ना कुछ ओशियन से ही वो कमाते हैं, तो वो जगह छोड़ के वो नहीं आना चाहते कहीं पे, तो उनको 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 हेल्प करना, ये सारा चीज, राइट? आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। विद दिस लेट्स मूव टू द ऑब्जेक्टिव। तो देखो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मैं आपको अभी तक जो बताया ना, वो एक समड अप तरीके से लिखा हुआ है, आप पॉज करो, आप पढ़ लो, एवरीथिंग विल बी क्लियर। With this, let's move forward to the next news, that is Indian Oil Sustainable Initiative. तो देखो, जैसे कि आपको पता है COP27 चल रहा है, श्रम एल शेख इजिप्ट में। तो वहां पे इंडियन ऑयल ने कुछ खुलासा किया है कि हाउ दे आर गोइंग टू सस्टेन दी क्लाइमेट चेंज, राइट? मतलब वो क्लाइमेट चेंज में उनका क्या योगदान रहेगा, एंड वो कैसे काम करेंगे। बिकॉज देखो, इंडिया ने तो नेट जीरो की बात कर दी है COP26 में, राइट? तो कहीं ना कहीं बाकी जो फर्म्स है, बाकी जो एजेंसीज है इंडिया में, उनको भी एक प्लेज लेना होगा। सो इंडियन ऑयल अपने गोल्स और पाथवे को एलाबोरेट किया है नेट जीरो बाय 2046, तो ये आपको याद रखना है। Indian Oil Corporation Limited, India National Oil Company, has been at the forefront of country's energy transition to clean fuels. अब ये है 2046 में कैसे होगा, तो वो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। एंड रिड्यूसिंग ओमिशन फ्रॉम इट्स प्रोसेस, मतलब वो जिस तरीके से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करता है या जो भी प्रोसेस करता है, उससे जो एमिशन है वो कम हो जाए। देखो, ऑयल से एमिशन तो होगा, राइट? उस एमिशन को तो रोक नहीं सकते, तो उस एमिशन को ये है कि उसकी भरपाई कर सकते, मतलब नेट जीरो, जितना हम एमिट कर रहे हैं उससे ज्यादा हम एब्जॉर्ब कर लें। बट यहाँ पे बात हो रही है कि इंडियन ऑयल खुद अपने प्रोडक्शन लाइनअप में कितना एमिट करता है और उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, राइट? तो इंडियन ऑयल हैज रिसेंटली अनाउंस्ड इट गोल्स टू अचीव नेट जीरो स्कोप 1 एंड 2 एमिशन बाय 2046। ठीक है, अब ये कैसे होगा? द कॉर्पोरेशन ऑल्सो डिस्कस्ड इंडियाज एफर्ट इन एनहांसिंग द बायोफ्यूल पोर्टफोलियो, ethanol,
compressed biogas, biomethane, biodiesel, sustainable aviation fuel, and the recently launched Surya Nutan solar cook stove. I hope ये आपको क्लियर हो गया है. Let's move forward to the next news, that is credit growth in Q2. इसकी बात करेंगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ये PSU कैटेगरी में टॉप किया है इन क्रेडिट ग्रोथ इन Q2. ठीक है, 28.62% इंक्रीज है. इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नाम आता है विद 21.54%. उसके बाद SBI का नाम आता है विद 18.15%. लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, ये तो परसेंटेज की बात हो गई, बट अगर हम SBI के टोटल लोन की बात करें तो वो है 17 टाइम्स हायर किसके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, एट 25,000, नहीं 2,54,000, हाँ 25,47,390 करोड़. ठीक है, सॉरी वो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो गया, राइट. मुझे लगा कि कॉमा गलत है, बट लेटर आई रियलाइज कि नहीं सही है. 25,47,390 ये है टोटल लोन बुक. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज एंटी डंपिंग प्रोब. तो देखो, एंटी डंपिंग प्रोब इंडिया ने लगाया था चाइना, थाईलैंड एंड वियतनाम पे, बट अभी इसको बंद कर दिया है ए रिक्वेस्ट बाय द इंडियन सोलर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन. तो यहाँ पे ये समझना है कि एंटी डंपिंग प्रोब है क्या. देखो, चाइना, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये तीन कंट्री, स्पेशली देखो चाइना का तो आप जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशली वो ऐसा सस्ते में बनाते हैं, उसको compete करना लिटरली इज वेरी टफ. अगर हम वियतनाम की बात करें तो वियतनाम में लेदर लेदर इंडस्ट्री बहुत सर्वाइविंग है, एंड अभी अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी शुरू हो गया है वियतनाम में. ठीक है, मतलब चाइना का अल्टरनेटिव वियतनाम और इंडिया ही उभर के आ रहा है. सो वियतनाम एंड थाईलैंड. तो पहले लेदर इंडस्ट्री चाइना में था, उसके बाद ही वियतनाम में चला गया. तो क्या होता है ना, ये इतने सस्ते प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट. कई बार उनका जो प्रोडक्ट है, लेट्स से प्रोडक्ट ए, वो सेम प्रोडक्ट लेट्स से A1 इंडिया में मिल रहा है, बट ये A1 इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है, बट ये जो प्रोडक्ट ए है ये चाइना, थाईलैंड या वियतनाम कहीं पे भी मैन्युफैक्चर होगा होगा. तो ये इंपोर्ट होके आने के बाद भी इस A1 से 50% सस्ता रहता है. तो इसका मतलब सीधा सिंपल है ना, एज ए कंज्यूमर हम क्यों A1 को बाई करेंगे. हम तो सस्ते प्रोडक्ट ए को बाई करेंगे क्योंकि हमको तो सिमिलर दिख रहा है, भले वो मेड इन चाइना हो. सो यहाँ पे मतलब उस कंट्री को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि उस प्रोडक्ट को उठा के बहुत ज़्यादा सप्लाई करे. और ये जो डिफरेंस होता है ना, ये बेसिक डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि वो जो कंट्री है उस प्रोडक्ट को डंप कर रहा है दूसरे कंट्री में, राइट. बिकॉज देखो इतने सस्ते में क्यों दे रहा है, देयर इज ए रीजन. अब सेम प्रोडक्ट, हाँ कुछ कुछ केस स्पेशल होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल में प्राइस डिफरेंस आता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज का रॉ मटेरियल चाइना के पास है, तो चाइना उसको बनाएगा तो सस्ते में ही बनाएगा, बट मान के चलो वो सेम चीज का जो रॉ मटेरियल है हमारे पास, मतलब इंडिया के पास नहीं है, तो इंडिया उसको इम्पोर्ट करेगा, उसके बाद प्रोडक्ट को बनाएगा, भले ही सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी का हो, बट वो महंगा होगा, बिकॉज हमने रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट किया है. तो दिस इज एन एक्सेप्शनल केस. इसके बाहर की बात करें तो लेट्स से A1 जो प्रोडक्ट है इसमें कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ा, ये कंप्लीटली लोकल चीजों से बना हुआ है. वैसा ही जब ए प्रोडक्ट बन के आता है वो 50% क्या रहता है, सस्ता रहता है. तो सीधा सिंपल बात है, इंपोर्टिंग कॉस्ट तो यहाँ पे कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है, तो ये प्रोडक्ट इतना सस्ता हुआ कैसे. तो हो सकता है जो आगे वाली कंट्री है जो कर रही है वो डंप कर रही है, मतलब उसके पास या तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, या कुछ तो वजह है जिस वजह से वो इतने सस्ते में दूसरे कंट्री में डंप कर रही है. इससे हो क्या रहा है ना, इफेक्ट क्या हो रहा है, जो लोकल इंडस्ट्री है उसको हानि पहुंच रही है. जो A1 जो कंपनी बनाती होंगी प्रोडक्ट वो तो डूब जाएगी ना, सिंपल. क्योंकि सस्ते में मार्केट में प्रोडक्ट और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो प्राइस बढ़ने का भी कोई चांस नहीं है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, तो ये तो डूब जाएगी. बट वो तो सही बात नहीं है ना, लोकल इंडस्ट्री अगर डूब गई, गवर्नमेंट उसके पीछे कुछ नहीं किया, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, रिसेशन होगा, वैसा तो नहीं होना चाहिए. सो इसीलिए डंपिंग ये लगाया जाता है, एंटी डंपिंग प्रोब लगाया जाता है कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट डंप तो नहीं कर रहे हो, तो वो चेक किया जाता है इन दिस. सो गवर्नमेंट ने 2021 में चाइना, थाईलैंड एंड वियतनाम पे लगाया था, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारा इश्यूज हुआ, ये हुआ, तो वो सारे को हम डिस्कस नहीं करते. बट राइट नाउ हटा दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन. आई होप ये आपको क्लियर हो गया है. लेट्स मूव टू द फ्यू वन लाइनर. वो है 19th एशियन इंडिया समिट
तो ये जो एशियन इंडिया समिट है ये कहाँ पे हो रहा है, कैम्बोडिया में, और इंडिया के जो डेलीगेशन है उसको लीड कर रहे हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये 19th एशियन इंडिया समिट है। कौन है वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धानकर, जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रहे हैं। देन वाइस प्रेसिडेंट कॉलोन कैम्बोडिया के किंग कौन है? पीएम हुन सेन। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। देन 29th रीजनल वर्कशॉप ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र, तो हमने कल के न्यूज में, मतलब सैटरडे की न्यूज में हमने देखा था कि कृषि विज्ञान केंद्र तो मोरेना शहर मध्य प्रदेश में यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। तो अभी वही से 29th रीजनल वर्कशॉप ऑफ द कृषि विज्ञान केंद्र ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ वॉज इनॉग्रेटेड। कहाँ से? सेम जगह से, मोरेना मध्य प्रदेश। अब आता है लेवेंडर कल्टीवेशन। तो देखो, डोडा एक गांव का नाम है। डोडा टू बी ब्रांडेड एज द रोल मॉडल अक्रॉस कंट्री इन द लेवेंडर कल्टीवेशन। किसने बोला? ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि मिनिस्टर है, एंड वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी दिशा, इसको चेयर करते हुए उन्होंने ये बात कहा है। ठीक है, कि बहुत सारा स्कीम है उसके थ्रू ये डोडा डिस्ट्रिक्ट, इसको पूरे देश में ब्रांड किया जाए फॉर लेवेंडर कल्टीवेशन। तो आने वाले समय में एज एज ए कॉमन मैन को भी ये चीज पता रहेगा, लेकिन आप तो स्टूडेंट हो, आप तो करंट अफेयर पढ़ते हो, तो आपको आज से ही पता चल गया। तो ये ऑब्वियस सी बात है, आपको याद रखना है। विद दिस लेट्स मूव टू द लास्ट फ्यू वन लाइनर्स, वो है विजिट टू फ्रांस। जो हमारे आर्मी चीफ है जनरल मनोज पांडे, ये फ्रांस के विजिट पे है फ्रॉम 14 टू 17 नवंबर 22, मतलब आज से लेके 3 दिन तक, राइट। झूला बलिया सस्पेंशन ऑफ ब्रिज, तो ये झूला बलिया सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे है? ये रामबान जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, इसको अगेन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ही इनॉग्रेट किया है। तो आई होप ये सारा चीज आप याद कर लोगे, रिविजन करोगे। विद दिस अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB। लेट्स मीट once again in another lecture. Till then, all the best and prepare 50% faster with IXMB.